जब कविता संदीप की पत्नी कविता किसी से भी आणि यहां तक अपनी मां अपनी बहनों से तक अपने पति संदीप के स्वभाव के बारे में बोलना चाहती है तो बस एक ही वाक्य में सुनने वाले उसका मुंह बंद कर देते थे। मित्रों, संदीप की पत्नी कविता अपने पारिवारिक जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में इतनी परेशान है, अपने पति संदीप से इतनी त्रस्त है, उसके अंदर की जो पीड़ा है, उसके अंदर की जो वेदना है, व्यथा है, वह किसी के सामने कैसे प्रकट करे। उसकी वेदना को सुनने वाला उस घर में कौन था? कभी कभी कविता अपने मायके जाकर अपने पति संदीप के स्वभाव के बारे में अपनी मां से कुछ कहना चाहती है, अपनी बहनों से कुछ कहना चाहती है, तो सुनने वाले उसका मुंह एक ही वाक्य से बंद कर देते कि इतना अच्छा पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का तुम्हें मिल गया है, और क्या चाहिए? इतना बड़ा अफसर है, घर में नौकर है, गाड़ी है, फोन है, सब कुछ तो है। और मां कविता से हमेशा कहती, हमें देख, तेरे पिता तो सिर्फ एक टीचर थे, किसी तरह से गृहस्थी को मैंने चलाया, मैं ही जानती हूं, इन्हें तो किसी बात से कोई मतलब ही नहीं था। तेरे पास इतनी सी उम्र में सब कुछ तो है। मां को ऐसा लग रहा था कविता की जो बहनाएं हैं उसे भी ऐसा लग रहा था कि कविता अपने परिवार में पति संदीप के साथ बहुत खुश है। मित्रों, सत्य बात कुछ और थी। कविता संदीप के साथ किस तरह से जी रही थी, वह मन ही मन कितनी परेशान थी उस संदीप के साथ वही जानती थी। वह सब कुछ सहन कर रही थी। और जिस समय अपनी मां कविता से कहती है कि तेरी इतनी सी उम्र में तेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है, मां के यह वाक्य सुनते ही कविता और भी अकेली बन जाती थी, उदास हो जाती थी। कविता की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। उस समय उसे एक नई दोस्त मिल गई थी। कविता को उस समय एक नई दोस्त मिली थी और उस दोस्त का नाम था निर्मल चोपड़ा। एक अविवाहित लड़की थी और निर्मल चोपड़ा कविता की एक नई सहेली बन गई थी। और निर्मल चोपड़ा भी कविता के कॉलेज में नौकरी कर रही थी। कविता
अपनी इस नई दोस्त निर्मल से अपनी दिल की जो वेदना है, दिल का जो दुख है, वह उसके सामने हमेशा कहती रहती थी। एक बार निर्मल वर्मा ने कविता को कॉलेज की कैंटीन में कॉफी पीने के लिए ले गई। निर्मल ने कॉफी मंगवाई और कविता ने निर्मल से बताया कि उनके घर रात एक पार्टी का आयोजन किया गया था। संदीप के सारे ऑफिसर दोस्त, उनकी पत्नियां पार्टी में आ गई थी। खाने की व्यवस्था थी, चाय, कॉफी, खाना सब एकदम ठीक था। लेकिन ठीक पार्टी के बीचों बीच संदीप ने तमाशा खड़ा कर दिया। संदीप ने अपने ऑफिसर मित्रों को, उनकी पत्नियों को अपने घर खाने के लिए बुलाया था। पार्टी का आयोजन किया था, सब कुछ खाना बन गया था, चाय थी, कॉफी थी, खाना था, मटन था, चिकन था, सब कुछ था। परंतु संदीप ने हंगामा खड़ा कर दिया पार्टी में। क्यों? केवल उनका एक दोस्त सरकारी अधिकारी, जिनका नाम था गोयल साहब ने संदीप के सामने कविता की प्रशंसा की। अपने मित्र ने अपनी पत्नी की प्रशंसा की। यह गुस्सा संदीप को आ गया और संदीप ने हंगामा खड़ा कर दिया। जिस कुर्सी पर कविता बैठी थी वहां संदीप चला गया और कविता के पास खड़ा रहकर मुस्कुराते हुए अत्यंत मोहक मुद्रा में वह कविता से बोला, रियली आई एम सो लकी। फिर संदीप ने कविता के माथे के बीचों बीच एक सफेद बाल खींचकर तोड़ा और कविता के हाथ पर रखकर कहा, कविता जी, यह लीजिए मेरी तरफ से आपको भेंट, आपका पहला सफेद बाल। मित्रों, संदीप ने कविता के माथे का एक सफेद बाल खींचकर तोड़कर कविता के हाथ पर रखा और उसे कहा कि मेरी ओर से यह पहला सफेद बाल भेंट है। उपस्थित सारी स्त्रियां और जो पुरुष थे वे नाराज हो गए। मित्रों, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि संदीप के जैसे आज भी समाज में इस प्रवृत्ति वाले लोग हमें दिखाई देते हैं। यह उनकी विकृत बुद्धि कहे या उनमें जो विकृति है वह विकृति नजर आ जाती है। ऐसे विकृत वाले मनुष्य होते हैं, दुर्भाग्य से कहो, ऐसे विकृत मनुष्य की कोई पत्नी, कोई स्त्री किस तरह से जी सकती है? वह घुट घुट कर जिएगी, वह परेशान हो जाएगी, वह वेदना, मन को होने वाली जो वेदना है वह कब तक सहन करती रहेगी। सरे आम लोगों के सामने, स्त्रियों के सामने, पुरुषों के सामने पार्टी में संदीप अपनी पत्नी कविता का एक सफेद बाल खींचकर या तोड़कर उसके हाथ पर रखे और उसकी बेइज्जती करते हुए उसे कहे कि यह मेरी ओर से आपको भेंट, आपका पहला सफेद बाल। कविता के मन को कितनी वेदना हुई होगी मित्रों। इतना परेशान करने वाला यह मर्द, यह पति, कविता कितनी सहन करती है ये सब कुछ। इसका कारण क्या है मित्रों? क्यों सहन करती है? कविता ने प्रेम विवाह किया, लव मैरिज किया था। वह अपने पिताजी को कुछ
बोल भी नहीं सकती है, कुछ तकरार भी नहीं कर सकती है संदीप के बारे में। मां के सामने वह संदीप की तकरार नहीं कर सकती, अपनी बहनाएं हैं, बहनाएं के सामने भी वह संदीप की तकरार नहीं कर सकती। इसका कारण केवल इतना है कि कविता ने संदीप के साथ जो विवाह किया, अपनी मर्जी से विवाह किया है। संदीप के साथ विवाह करने का निर्णय केवल कविता का था, परिवार वालों का नहीं। इसलिए कविता कुछ भी तकरार नहीं कर सकती थी और तकरार करने का अधिकार भी कविता को नहीं था। पार्टी में उपस्थित सारे लोग निराश हो गए। भोजन के समय फिर से हंगामा खड़ा कर दिया संदीप ने। भोजन का समय हो गया, सभी मेहमानों ने, सभी मित्रों ने, उनकी पत्नियों ने हाथों में खाने की प्लेट ले लिया, प्लेट में खाना भी ले लिया। और जैसा ही खाना सभी ने अपने मुंह में गया या मुंह में डाला, सबके सब लोग थू 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 कर रहे थे। हर एक सब्जी में, वो चिकन होगा, वो चावल होगा, सभी चीजों में, सभी खाने में किसी ने ऊपर से नमक डाला था। ऐसा लग रहा था कि नमक ऊपर से डाला गया है। मिसेज गोयल को तो उल्टी तक हो गई और संदीप हर मेहमान के पास जाकर हाथ जोड़कर अत्यंत बेहद भोले चेहरे से कह रहा था, आई एम सो सॉरी फॉर माय वाइफ्स कुकिंग। वह अंग्रेजी में सभी मित्रों से बोल रहा था, हाथ जोड़कर, छोटा सा मुंह, भोला मुंह बनाकर सभी से कह रहा था कि यह खाना मेरी बीवी ने, मेरी पत्नी ने बनवाया है और यह खाना इस तरह का हो गया। सभी मेहमानों को अपमानित अनुभव हुआ। मित्रों, जानबूझकर संदीप ने अपनी पत्नी को खिजाने के लिए, परेशान करने के लिए खाने में नमक डाल दिया था, मिर्च भी मिला दिया था। कविता अपने पैर पटक कर नौकर सोहन के पास चली गई पूछने के लिए कि ये खाने में नमक किसने डाला। सोहन के पास कविता के लिए कोई जवाब नहीं था, क्योंकि संदीप ने सोहन की जेब में 10 रुपए का नोट रखा था। रात भर इसी घटना ने कविता को निराश कर दिया था। मित्रों, इतने विकृत पुरुष हो सकते हैं, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता। मैं तो यकीन भी नहीं कर सकता कि पुरुष इतना विकृत हो सकता है संदीप की तरह। अपनी धर्म पत्नी, जिसके साथ उन्होंने अग्नि को साक्षी रखकर 7 फेरे लगाए थे, उसको इतना परेशान, उसे इतनी तकलीफ, उसे इतनी वेदना। मित्रों, यह विकृत बुद्धि वाला पुरुष ही कर सकता है और यह विकृत प्रेम करने वाला पुरुष ही कर सकता है। एक बार की घटना है। एक बार कविता ने अपनी दोस्त निर्मल का परिचय अपने पति संदीप से करा दिया और एक दिन निर्मल चोपड़ा दिन भर कविता के घर आई थी और कविता के बेड पर बैठकर दिन भर दोनों सहेलियों ने मनमुराद बातें की थी। रात हो गई। संदीप रात के 9 बजे घर लौटा था। सभी ने खाना खा लिया। आज संदीप का मूड बहुत अच्छा था, वह खुश नजर आ रहा था।
9 बजे के बाद तीनों ने खाना खाया, परंतु निर्मल को कॉलेज के हॉस्टल में जाना था। परंतु इतनी रात हो गई थी कि वह निर्मल अकेली हॉस्टल नहीं जा सकती थी। निर्मल ने कविता से कहा कि वह अकेली हॉस्टल नहीं पहुंच सकेगी। जैसे ही तीनों ने खाना खाया, काफी रात हो गई थी और संदीप ने अपनी पत्नी कविता से कहा कि कवि डार्लिंग, मैं 10 मिनट में मिस निर्मल चोपड़ा को हॉस्टल छोड़कर लौटता हूं, तब तक तू सोने की तैयारी करो। मित्रों देखो, यह विकृत बुद्धि वाले संदीप के दिमाग में क्या चल रहा था। निर्मल चोपड़ा को रात होने के कारण उसे हॉस्टल पर जाना था, कॉलेज के हॉस्टल में पहुंचना था, वह अकेली नहीं जा सकती थी। संदीप अपनी पत्नी से बहुत खुश होकर कहता है, कवि डार्लिंग, मैं 10 मिनट में मिस निर्मल चोपड़ा को उसके कॉलेज के हॉस्टल पर छोड़कर आता हूं, तब तक तुम सोने की तैयारी करो। यानी संदीप ने निर्मल चोपड़ा के सामने अपनी पत्नी कविता के गाल थपथपाते हुए कहा कि मेरा मतलब है बिस्तर पर मेरी मनपसंद बेडशीट बिछाओ, मेरी मनपसंद नाइटी पहनो और मेरे मनपसंद साबुन से मुंह धोकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। मित्रों, अपनी दोस्त निर्मल चोपड़ा के सामने संदीप कविता के गालों को थपथपाते हुए अत्यंत लाड़ प्यार से कहता है कि मेरी पसंद की बेडशीट बिछा दो, मेरी पसंद की नाइटी पहनो, मेरे पसंद के साबुन से मुंह धोकर तैयार रहो, मैं कुछ क्षणों में आ रहा हूं। मित्रों, इस तरह के शब्द, इस तरह के वाक्य से कविता शर्मा गई, क्योंकि वह उसकी सहेली निर्मल के सामने खड़ी थी। निर्मल के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही थी और कविता को संदीप ने एक फ्लाइंग किस देकर संदीप बाहर की ओर चला गया और कार में बैठा। कविता ने घर का जो नौकर था सोहन, उसी की छुट्टी कर दी, दरवाजा बंद कर दिया और स्वयं नहाने के लिए चली गई। उत्खंडा में उसने नहाने के पानी में इतना इत्र डाला, यानी अत्तर डाल बैठी और देर तक बाथ टब में पड़ी रही। फिर उसे ख्याल आया कि संदीप किसी भी क्षण आ सकता है, और उसने नाइटी पहनने की जगह नंगे बदन पर ड्रेसिंग गाउन शरीर को लपेट लिया। आज कविता बेहद खुश थी, क्योंकि संदीप ने उसे कहा था कि मैं निर्मल वर्मा को छोड़कर आता हूं, तब तक तू फ्रेश होना है, तुम्हें नहाना है, नाइटी पहननी है। तो इस खुशी में, इस उत्कंठा में कविता बाथ टब में कई समय तक पड़ी रही, नहा रही थी, और किसी भी क्षण संदीप आ सकता है, उसका इंतजार वह कर रही थी। संदीप कभी भी आ सकता है, किसी भी क्षण आ सकता है। आज संदीप का मूड कुछ और है, पति का मूड कुछ और है, और कविता नहा धोकर नाइटी न पहनते हुए अपने नंगे बदन, अपने नंगे शरीर पर केवल वह ड्रेसिंग गाउन लपेट लेती है। मोटार कार में निर्मल
दरवाजे की तरफ चिपक कर बैठी थी और संदीप गाड़ी चला रहा था। उसे लग रहा था कि कविता कितनी खुशकिस्मत है। अरे इतना सारा सुंदर घर है, सदा सवारा घर है, सुंदर प्रेमी पति है, और निर्मल को आभास हो रहा था उसी समय। निर्मल को ऐसा लग रहा था, यानी संदीप का वह अपनी पत्नी के साथ सारा व्यवहार देखकर, संदीप अपनी पत्नी कविता के साथ जिस तरह से बर्ताव कर रहा था, लाड़ प्यार से बातें कर रहा था, इस तरह की बातें, प्रेम की बातें, प्रणय की बातें कर रहा था, तो निर्मल को विश्वास नहीं हो रहा था कि कविता जिस संदीप के बारे में मुझे हमेशा कहती रहती है वही संदीप है या और दूसरा संदीप है। वह कविता को खुश नसीब कहती है। गाड़ी सड़क पर चली जा रही थी, परंतु अचानक निर्मल को आभास हुआ, इस बात का आभास हुआ कि कार इस वक्त हॉस्टल से विपरीत सड़क पर दौड़ रही है। जिस हॉस्टल की तरफ कार जानी चाहिए उस तरफ गाड़ी नहीं जा रही थी। संदीप की गाड़ी गोमती नदी की ओर जा रही थी। निर्मल ने संदीप से पूछा, ये आप कहां जा रहे हो? संदीप ने निर्मल से बड़े प्यार से कहा, कि सोचा आपने शायद रात में गोमती नदी का सौंदर्य नहीं देखा होगा। वैसे अगर आप सौंदर्य प्रेमी न हो तो मैं गाड़ी वापस मोड़ लेता। दोनों, निर्मल और संदीप दोनों गोमती नदी के किनारे सड़क पर, यानी निर्जन सड़क पर गाड़ी पार्किंग कर देते हैं। निर्मल गाड़ी से नीचे उतरती है, संदीप भी गाड़ी के नीचे उतरता है और खुली हवा में गोमती नदी के तट पर खुले आसमान में खड़े हो जाते हैं। कुछ समय वह गोमती नदी का किनारा जो है वहां का सौंदर्य देख रहे थे, आसमान की चांदनी को देख रहे थे, और दूसरे ही क्षण संदीप और निर्मल गाड़ी की तरफ आ गए और निर्मल गाड़ी में बैठी, अपनी सीट पर बैठी। संदीप भी अपनी सीट पर बैठा, परंतु दूसरे ही क्षण निर्मल को अपने सूखे हुए बाल, अपने खुले हुए बालों में उंगलियां डालने का भास हुआ। उसे आभास हो रहा था कि उसके खुले हुए जो बाल है, उसके सूखे हुए जो बाल है, उसमें कोई उंगलियां डाल रहा है, उसके बालों को मसल रहा है। तभी संदीप निर्मल के बालों को सहलाने लगा तो निर्मल कठोर होकर कहती है, संदीप जी, मैं आप पर विश्वास करके यहां तक आई हूं। संदीप शर्मा गया और संदीप ने जो उंगलियां उसके माथे पर, उसके बालों में घुसाई थी, वह उंगलियां निकालकर उसने कहा कि मैंने अपनी बहन की याद में आपके बालों को स्पर्श किया है निर्मल जी, क्योंकि मेरी छोटी बहन आपकी तरह थी जो पिछले साल ही कैंसर से मर गई है। मित्रों, संदीप कितना विकृत है। अपनी पत्नी कविता की सहेली निर्मल को वह हॉस्टल छोड़ने की बजाय वह कहां ले जाता है? गोमती नदी के किनारे ले जाता है और वह गाड़ी में बैठी हुई है, उसके खुले बालों में वह अपनी उंगलियों से उसका माथा सहला रहा है, बालों को सहलाता है। और जब यह बात उसकी ध्यान में आ गई, वह कठोर होकर उसे पूछती है कि आप संदीप जी क्या कर रहे हैं? मैं आप पर विश्वास करके यहां तक आई हूं आपके साथ। और उस समय वो बहाना बनाकर कहता है कि आपके बालों को मैं इसलिए स्पर्श कर रहा हूं क्योंकि आप मेरी बहन की तरह है, पिछले साल मेरी बहन कैंसर से चल बसी है। मित्रों, निर्मल चोपड़ा
जब हॉस्टल पर पहुंची, अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर वह अकेली टेबल पर अपना सिर रखकर वह फूट फूट कर रो रही थी। और आज उसे यह बात समझ में आ गई थी कि कविता के चेहरे पर हर समय निराशा क्यों छाई रहती है, कविता का चेहरा हमेशा निराश क्यों होता है। यही बात आज संदीप ने जो उसके साथ बर्ताव किया था, संदीप ने आज उसके साथ जो बुरा व्यवहार किया था निर्मल के साथ, उसी के आधार पर वह अंदाजा लगा रही थी कि कविता मेरी सहेली संदीप के साथ, इस विकृत मनुष्य के साथ कैसी रह सकती है, और यह विकृत मनुष्य, यह संदीप कविता को कितना परेशान करता होगा। इसीलिए तो कविता को हमेशा देखा जाए उसके चेहरे पर निराशा छाई रहती है।